Hello students, how are you? I think you people are more excited about JEE Sprint 2.0. Yes, me too. So here I am. My name is Mohammad Shadab. I am a BTech Mechanical Engineering graduated in 2006. Since then, I've been in teaching for IIT JEE in different institutes and different cities, and I have been mentored and taught more than 30,000 students so far and produced more than 500 ranks so far. And here I am with Vedantu. You are watching Vedantu, where we as a team Vedantu educating the country without the limit and without the boundaries. Here we innovate new technologies. So the place Vedantu is where the innovation meets the technology. So with the help of technology, we spread the education and educating the country, whole country, without any limit, without any barrier, without any boundaries. So here, guys, this is JEE Sprint 2.0. I know you people are very much excited about that JEE Sprint 2.0. So let's start. Okay. Yes. तो चलिए चलते हैं, इस जर्नी के लिए आप तैयार हैं? So dear students, the today's topic for our discussion, आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? That is the geometrical optics. Geometrical optics आज का हमारा टॉपिक है और इसी में हम लोग मस्ट एंड मस्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आने वाले आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. Yes, got it. Okay, so the first question that I took is very small, means you can say a लल्लू टाइप ऑफ क्वेश्चन, जिसमें अक्सर आपसे पूछा जाता है एपरेंट डेप्थ और एपरेंट हाइट के बारे में. इस तरह के क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या है, उस कंसेप्ट में आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर हम रेरर से डेंसर के किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो उस डेंसर के ऑब्जेक्ट के लिए एपरेंट डेप्थ निकालने के लिए, डिस्टेंस निकालने के लिए, वेलोसिटी निकालने के लिए, एपरेंट वेलोसिटी निकालने के लिए रेरर से डेंसर में देखने के लिए डिवाइड करेंगे. डेंसर से रेरर में देख रहे होंगे तो गाइस क्या करेंगे? यस, वेरी गुड, मल्टीप्लाई करेंगे. किसका? म्यू का. तो यहां पर भी एक ऐसा ही क्वेश्चन है, कभी आपको डिस्टेंस के टर्म में पूछा जा सकता है और कभी वेलोसिटी के टर्म में पूछा जा सकता है. सो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आप देखिए कि अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट. 20 मीटर से एक बॉल को ड्रॉप कर दिया गया है और जब ये 12.8 मीटर हाइट पर होती है तो डेंसर मीडियम से नीचे से एक फिश इसको देख रही होती है जो उसी लाइन में है, लाइन ऑफ फॉल में है. तो आपसे पूछा गया है वेलोसिटी कितनी होगी. तो आई थिंक दैट्स अ वेरी इजी टास्क. So first of all we have to find what is actually the velocity. So velocity देखने के लिए हम लोग देखें कि कितनी डिस्टेंस वो पहले से गिर चुका है. तो 20 से 12.8 मीटर पर अब है. 20 से चला था, फ्री फॉल किया था. बताइए कितनी डिस्टेंस हो चुकी होगी? यस, राइट, many of them got the right answer, that is 7.2. और 7.2 फ्री फॉल, काइनेमेटिक्स क्लास 11 पहला क्वेश्चन. आपको देखें वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता था? v is equal to root of 2gh. h वो हाइट जो फॉलन हो चुकी होती थी, फॉलन हाइट है. सो हियर v is equal to, we get 2g is 10, h is equal to 7.2. देखो बहुत से बच्चे आंसर बोलने लगे. क्या है वो आंसर? Yes, it is 7.2 into 2 into 10 under root of 144. What is? 12. Yes. So the velocity at that time is 12 meter per second, right? अब आपको क्या करना है कि ये एयर में है, देखना कहां से है? वाटर से, डेंसर मीडियम से. क्या करेंगे? मल्टीप्लाई या डिवाइड? Yes, dear students, इसमें हमें म्यू से मल्टीप्लाई करना है. Where is म्यू? Where is म्यू? Where is म्यू? Yes, here is म्यू. कितना? 4/3 वाटर का. तो अब आपको क्या करना है? एपरेंट वेलोसिटी v डैश क्या करेंगे? म्यू इनटू एक्चुअल वेलोसिटी. म्यू कितना? 4/3. एक्चुअल वेलोसिटी 12 इंटू 4 कितना हुआ? 16 मीटर पर सेकेंड. तो देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन था. आंसर मिला? नहीं मिला? देखिए ढूंढिए. यस, 12. नो, नॉट 12. तो कितना होगा ये आपके सामने? 16 मीटर पर सेकेंड. सो द आंसर इज 16 मीटर पर सेकेंड. ध्यान से देखो, 12 निकला है, 12 आपको ऑप्शन में भी दिया है. तो गलती करने के चांसेस हैं, लेकिन उसको ध्यान रखेंगे, आपको गलती नहीं करनी है. ओके, चलिए आगे चलते हैं. आई थिंक आपको मजा आया होगा इस क्वेश्चन में, और इस क्वेश्चन को याद रखना है, इस क्वेश्चन को ऐसे ही करना है. इसका की कंसेप्ट क्या है? सो डियर स्टूडेंट्स, द की कंसेप्ट इज, जब भी हमें डेंसर से रेरर को देखना है, म्यू से मल्टीप्लाई. रेरर से डेंसर में देखना है, म्यू से डिवाइड, चाहे वो वेलोसिटी हो चाहे वो डिस्टेंस हो.
हाँ, बट दिस थिंग इज एप्लीकेबल ओनली फॉर रियल ऑब्जेक्ट, इस बात को आप ध्यान रखें। रियल ऑब्जेक्ट के लिए बात सही है, अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा तो चीजें रिवर्स हो जाएंगी, जहां मल्टीप्लाई करना है वहां डिवाइड, और जहां डिवाइड करना है वहां मल्टीप्लाई। अभी हम उसको डराइव करके आपको दिखा के एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बट आपको पॉइंट बता रहे हैं, आपको ये दिमाग में रखना है, नोट कर लीजिएगा। डेंसर से रेयरर में म्यू से मल्टीप्लाई, रेयरर से डेंसर के ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो म्यू से डिवाइड, बट फॉर रियल ऑब्जेक्ट अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा तो ये रिवर्स केस हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फिर से ऐसा ही कुछ लेते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स is this again a very good question, very simple question, refraction on spherical surface। तो refraction on spherical surface के लिए आपके सामने दो अलग अलग मीडियम के spherical surface में रिफ्रैक्शन दिखाया गया है। ऑब्जेक्ट आपके सामने दिख रहा है, ऑब्जेक्ट यहां से 2 मीटर की डिस्टेंस पे है, एक स्फेरिकल सरफेस है, उस स्फेरिकल सरफेस में ऊपर 1.6 है और नीचे 2 है, यानी यहां का रिफ्रैक्शन अलग, यहां का रिफ्रैक्शन अलग, यहां के ऑब्जेक्ट अलग, यहां का ऑब्जेक्ट अलग। और क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है कि डियर स्टूडेंट्स के दो इमेज होंगी एंड द सेपरेशन बिटवीन द इमेज। यहां पर आपको दिया है 1.6 एक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 है, और एक आपको दिया है 1.6 के बाद नीचे 2 है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको ध्यान रखनी है 1 है, और इसके बाद आपको कैलकुलेट करना है कि दोनों के बीच में सेपरेशन कितना होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला देख लीजिए। दैट फॉर्मूला इज μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई r। μ2 वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जो ऑब्जेक्ट से चलने वाली रे को डिस्टर्ब करता है। यस, तो यहां से ऑब्जेक्ट से एक रे चलेगी, यहां पहुंचेगी, इसको किसने डिस्टर्ब किया अपने पाथ से? 1.6 ने। सो द μ2 शुड बी 1.6। तो यहां वैल्यू रखते हैं 1.6। v आपको पता करना है, इसको हम लोग v1 ले लेते हैं, माइनस μ1। μ1 क्या होता है? ओरिजिनली रे जहां से आ रही थी, या ये कहिए जहां पर ऑब्जेक्ट था, तो ओरिजिनली रे कहां से आ रही थी? सो आप देखिए जो रे आ रही है वो इससे, और ये किस मीडियम में है? एयर। एयर मतलब क्या हुआ? 1, तो यहां 1 रखेंगे। u की वैल्यू कितनी है डियर स्टूडेंट्स? यस, u कहां है? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट कहां है? 2 मीटर पे, और 2 मीटर पे है तो वो माइनस लेंगे या प्लस? यस, माइनस लेंगे, तो माइनस यहां है, तो आपने यहां -2 लिखा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। इज इक्वल टू आप क्या करोगे? μ2 माइनस μ1। μ2 क्या है? 1.6 अपॉन माइनस 1, तो कितना मिलेगा? 0.6। 1.6 माइनस 1, 1.6 माइनस 1, 0.6 डिवाइडेड बाय रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 1 मीटर। गॉट इट? ओके, सो 1.6 डिवाइडेड बाय v1 इज इक्वल टू, यहां +2 आएगा, यहां 0.6 है, इधर +2 है, तो उधर जाके -1/2। कितना मिला? 1.6 डिवाइडेड बाई v1 इज इक्वल टू 1.2 माइनस 1, 0.2 डिवाइडेड बाई 2, 0.0, 1/10। सो v1 इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। एक सिंपल सा आंसर आया कि पहला यानी ऊपर वाले से यहां से जाके जो इमेज बनेगी वो इमेज कितनी डिस्टेंस पे बनेगी? पहली इमेज अपर सरफेस से, अपर पार्ट से, दैट इज एट 16 सेंटीमीटर। नाउ द लोअर पार्ट से क्या होगा? लोअर पार्ट से अगर हम करेंगे तो लोअर पार्ट के लिए भी देखना है, म्यू चेंज होगा, तो सेम फॉर्मूला यहां भी अप्लाई हुआ। μ2 नीचे से कौन डिस्टर्ब कर रहा है? यहां से रे से गई और ये डिस्टर्ब हुई, किसने अपने पास से डेविएट किया, अपने पास से डिस्टर्ब किया? यस, किसने? 2। सो यहां पे आप क्या लिखेंगे? 2 डिवाइडेड बाई v माइनस, व्हाट अबाउट μ1? μ1 इज यस गाइस 1। व्हाट अबाउट u? -2 इज इक्वल टू 2 माइनस 1, 1 डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑल्सो 1। सो 2 अपॉन v इज इक्वल टू here 1 plus -1/2 is equal to 1/2. so v is equal to 4। सपोज ये v2 है और ये 4, सॉरी गाइस, ये मीटर में डिस्टेंस दी है, तो सारी डिस्टेंसेस हम लोग ने मीटर में लिखी हैं, तो ये डिस्टेंस भी मीटर में होगी एंड ये डिस्टेंस भी मीटर में होगी।
So V2 at 4 meter, V1 at 16 meter, we have to find the difference. So the difference is 12 मीटर, और ये डिफरेंस ही पूछा गया था, सेपरेशन बिटवीन द इमेजेस इन मीटर। तो 12 मीटर हमें कहां आंसर मिला, 12 मीटर ये आंसर मिला। तो ये भी क्वेश्चन का एक पैटर्न है, एक टाइप है, एक प्रोफाइल है। इस प्रोफाइल को आप याद रखेंगे जब भी स्फेरिकल सरफेस दी है तो स्फेरिकल सरफेस में हमें रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला लगाना है। दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर किसके लिए, दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर नॉर्मल एंड नियरली नॉर्मल इंसिडेंस। और यहां पे जो मैंने μ2 लिखा है, ये μ2 कैसे आप याद रखेंगे, हमेशा रे ऑब्जेक्ट से चलेगी, ऑब्जेक्ट से चल के सरफेस पे पड़ेगी, सरफेस से फिर मीडियम चेंज होगा तो रिफ्रैक्ट करेगी, पाथ को डेविएट करेगी। जिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से पाथ डेविएट हो रहा है दैट इज μ2, जहां से रे आ रही है दैट इज μ1। दैट्स इट। ओके, वेरी गुड, शाबाश। चलिए, ये क्वेश्चन आई थिंक आप सीख गए होंगे, कंसेप्ट भी सीख गए होंगे अच्छी तरह से। इसकी 2-3 बार प्रैक्टिस करिएगा तो इस तरह के सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे। और ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है, जिसमें 2 इमेज और उनके बीच का सेपरेशन निकाला जाता है। ओके, वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को आप देखते हैं, डायग्राम देखते हैं, थोड़ा डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है तो इस क्वेश्चन को देख के आप डर जाते हैं। यस, डर जाते हैं, कोई बात नहीं, आपको पता होना चाहिए डर के आगे जीत है, और डर के आगे जीत है तो हम लोग उस जीत पे ही फोकस करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें, बड़ा क्वेश्चन दिखे, बड़ा क्वेश्चन है, डर के आगे जीत है, और जीत है तो जीत में हम इस पे फोकस करना चाहते हैं। और जब भी आप डर के आगे जीत पे फोकस करेंगे, जब भी ऐसा हुआ है या जब भी ऐसा होगा, देन इट क्रिएट्स हिस्ट्री, और हिस्ट्री हम क्रिएट कर सकते हैं एक साथ मिलकर के। तो आपको डर से घबराना नहीं है, हमेशा याद रखना है डर के आगे जीत है, एंड दिस इज अवर गोल, JEE, राइट। तो चलिए, जोक्स अपार्ट, आगे बढ़ते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, एयर है, इधर वाटर दे दिया गया है। सबसे पहले हमें इस लेंस की फोकल लेंथ, दैट वी हैव टू फाइंड फर्स्ट द फोकल लेंथ, वी हैव द रेडियस ऑफ कर्वेचर, वी हैव द म्यू। सो व्हाट्स द फॉर्मूला फॉर द फोकल लेंथ, द फॉर्मूला इज 1/f इज इक्वल टू, इस फॉर्मूले को मैं जैसे आपको बता रहा हूं आपको एग्जैक्टली उसी तरह से याद रखना है। अगर आप ऐसे याद रखेंगे तो मीडियम अलग होने की वजह से कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। यहां म्यू ऑफ लेंस, म्यू ऑफ लेंस का मतलब कि जिस मटेरियल का लेंस बना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय वो किस मीडियम में पूरी तरह से डिप है, किस मीडियम में रखा हुआ है, किस मीडियम में उसको यूज किया जा रहा है, -1, एंड ये आपको याद होगा 1/R1 -1/R2। इट्स नॉट द बिग डील, राइट। सो यहां पर हम एयर है, एयर में रखा है, लेकिन यहां पर वाटर है, तो हम वाटर हटा के पहले सारी चीजें एयर में कन्वर्ट करते हैं। तो ये वाटर थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। अब हमें दिखा कि ये लेंस एयर में रखा है, ऑब्जेक्ट भी एयर में है, तो हम एयर में इसकी फोकल लेंथ निकालेंगे। एयर में फोकल लेंथ निकालने के लिए हम लोग 1/f यहां लिखेंगे, 7/4 अपॉन मीडियम क्या है, एयर 1, कुछ नहीं होगा, -1 एंड 1/R1, 1/R1 इज 6 माइनस यहां इंफिनिटी, इसको आप छोड़ देंगे, 0 कर देंगे, दैट इज 7/4। सो वी हैव 3/4 into 1/6, so this is 2, and now we have 1/8, so the focal length f is equal to 8 centimeter. So dear students, what I got and you is the focal length of this lens in air is what, 8 centimeter. चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर ये 8 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ हमको मिल गई है तो ऑब्जेक्ट हमको देखें यहां से कहां दिया था, दैट ऑब्जेक्ट इज एट 24 एंड डेप्थ इज 18 आई थिंक। तो 24 है। अब इस 24 के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से लेंस फॉर्मूला 1/f is equal to 1/v minus 1/u. This is the length formula, 1/f. What's f here? f अभी आपने निकाला 8, 1/v पता करना है, minus 1/u 24, ये प्लस होगा, इधर आएगा माइनस होगा, 1/v is equal to 1/8, ये प्लस था, 1/24 माइनस माइनस प्लस हुआ, उधर ले गए माइनस अगेन, सो वी हैव 1/24 is equal to LCM 24,
here 3 minus 1, what we get 2 by 24, so 1 by 12, यहां से अपने पास V is equal to 12 सेंटीमीटर मिल गया। ओके, बट वो एयर में मिला है क्योंकि हमने सब कुछ एयर में कन्वर्ट किया है। अब वो एयर की डिस्टेंस है, बट यहां पर क्या है, वाटर। तो आपको अब उसको किस में कन्वर्ट करना है, वाटर में। वाटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अभी हम लोग ने बात की है कि एक्चुअल एयर है, कहां से देखेंगे, वाटर से। क्या करना होगा, मल्टीप्लाई डेंसा से देख रहे हैं ना, देयर इज अ करेक्शन, इट्स नॉट 3/4, दैट इज 4/3. Now what we have to do, this 12 centimeter is in air. Now we have to convert in water. तो water में देखेंगे, water से देखेंगे तो किसको, एयर की डिस्टेंस को देख रहे हैं। क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। सो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट, 12 into mu is 4/3, so this is 4 and here we 16 centimeter. सो द इमेज कहां फॉर्म करेगी, तो इमेज जो फॉर्म कर रही होगी वो 16 सेंटीमीटर, यानी यहां से 16 सेंटीमीटर इधर होगा। सो दिस डिस्टेंस इज 16 सेंटीमीटर। क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा, क्वेश्चन ने पूछा कितना बॉटम से अप दिखाई देगा। तो अगर ये डिस्टेंस 18 है, सो बॉटम से कितना अप हुआ, दैट इज 2 सेंटीमीटर। सो वेयर इज द आंसर, यस गाइस, amazing, this is the answer 2. So 2 centimeter, image is at x centimeter above the bottom of the tank, so bottom of the tank, the answer is 2. ओके, चलिए इस क्वेश्चन को हमने इस तरह से देखा। अब एक डायरेक्ट फॉर्मूला वाली अप्रोच देखते हैं कि इस तरह का अगर क्वेश्चन हो तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करते हैं। ओके, नाउ सी, लेंस के एक साइड दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेंस के दूसरी साइड another refractive index. If there are two different refractive index, then we can use the formula like this. Here mu1, here is the object, mu2, and here another side, other side, the refractive index is mu3. If refractive index is mu3, then how can we use? We can use the formula. Suppose R1 here and R2, radius of curvature of different types of surfaces. Now we can see here mu1, mu2, mu3. So mu3 by V minus, where is object, mu1 by U is equal to mu2 minus mu1 upon R1 plus mu3 minus mu2 upon R2. तो यहां mu3 4/3 है, V that we have to find. What's mu1? mu1 is 1 upon U is minus 24 is equal to mu2 minus mu1 minus mu1 upon R1, mu3 minus mu2 upon R2. So ये क्वेश्चन इस तरह के फॉर्मूले को, ये फॉर्मूला इस तरह के क्वेश्चन के लिए डायरेक्टली यूज किया जा सकता है। तो एक तरीका हमने आपको बता दिया, इमेज डिस्टेंस निकाल ली। अब दूसरा आंसर ये आपका एज ए होमवर्क है, इसको आप यूज करेंगे। फॉर्मूले को मैं एक बार फिर से साफ साफ लिख देता हूं, दैट इज mu3 अपॉन V माइनस mu1 अपॉन U इज इक्वल टू mu2 माइनस mu1 अपॉन R1 प्लस mu3 माइनस mu2 अपॉन R2। तो इस फॉर्मूले को आप याद रखें और इस तरह के क्वेश्चन में ऐसे ही रखा था है और इससे चुटकियों में आंसर आता है। सिर्फ आप वैल्यू रखिए विद साइन प्रॉपरली, आपको चेंज करने की एयर का वाटर, वाटर का एयर करने की जरूरत नहीं है। तो गाइज आई होप कि आप इस
फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को दोबारा अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे। एक तरीके से हमने आपको आंसर निकाल दिया है। इमेज की डिस्टेंस 16 आएगी, यहां से डायरेक्टली 16 आएगी। आपको उसको दोबारा एयर में चेंज या वाटर में चेंज नहीं करना होगा। ओके, गॉट इट। चलिए आगे चलते हैं इस क्वेश्चन के। तो अगला क्वेश्चन आपका फिर से एक है, रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग वाटर इंसिडेंट ऑन इट्स सरफेस ओपन टू एयर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज थीटा। डेंसर मीडियम से थीटा पर एक लाइट रे इंसिडेंट हो रही है और एक रिफ्रैक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड रे है, एंड द क्वेश्चन सेज दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन क्रिटिकल एंगल। एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा इज लेस देन द क्रिटिकल एंगल। अगर वो लेस देन द क्रिटिकल एंगल है तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि उसमें TIR नहीं होगा। ऐसे सोचना होगा क्वेश्चन को आपको। इफ देयर इज नो TIR देन व्हाट हैपन माय डियर स्टूडेंट्स? यस, इफ देयर इज नो TIR देयर इज अ पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड पार्शियल रिफ्रैक्शन। मतलब रिफ्लेक्शन भी होगा और रिफ्रैक्शन भी होगा। और अगर दोनों चीजें होंगी तो इसका सीधा सा मतलब क्या है कि अब आपको रिफ्लेक्टेड रे भी मिलेगी और रिफ्रैक्टेड रे भी मिलेगी। अगर रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे दोनों मिल रही हैं तो ये ऑप्शन देखिए, ये गलत हो जाता है और ये गलत हो जाता है। फाइट किस में है? C एंड D में। तो C एंड D के लिए क्या करें? चलिए बना लेते हैं। सिंपल, वेरी सिंपल। इंसिडेंट रे, angle of incidence theta, that theta is less than theta c, it should move like this. There is a reflected ray and here refracted ray. Rarer medium, here it is denser medium. And if the angle that we have to find, this angle is also theta. अब अगर आपसे ये कहा जाता कि ये एंगल निकालें आप, तो स्ट्रेट लाइन थीटा एंड थीटा 2 थीटा, सो दिस एंगल इज 180 माइनस 2 थीटा फ्रॉम हियर टू हियर, 180 माइनस 2 थीटा, बट द रिक्वायर्ड एंगल इज ओनली दिस. सो व्हाट इज दिस? दिस इज 180 माइनस 2 थीटा. से ज्यादा या कम? यस, लेस देन. तो अगर लेस देन होगा, which option is this? Only C option is here. C option says our reflected ray, बिल्कुल सही, our refracted ray, very right, and the angle between them would be less than my dear students, less than 180 डिग्री माइनस 2 थीटा, राइट. तो ये एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था. क्रिटिकल एंगल से सिंपल से क्वेश्चन जेईई मेन में आते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को देखें, प्रैक्टिस करें, याद रखें और क्या क्या इससे पूछा जा सकता है. ओके, चलिए लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वन. सो द नेक्स्ट वन इज पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ ग्लास स्फीयर. तो ग्लास स्फीयर के सेंटर पे है, दैट मींस क्या होगा? सारे के सारे जो लाइट रेज होंगी वो ऑब्जेक्ट से चलेंगी, और सेंटर से अगर चलेंगी तो सरफेस पे कैसी पड़ेंगी? नॉर्मली. अगर नॉर्मल पड़ेंगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? 0. एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा तो रिफ्रैक्शन क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो भी 0. क्या कोई डेविएशन होगा? नहीं. अगर कोई डेविएशन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? तो इसको भी देख लीजिए. अगर यहां पर कोई डेविएशन नहीं होता है तो आप देखिए, आप इस तरह से एक सर्कल, जो स्फीयर की बात कर रहे हैं आप, ऐसे बनाया जा सकता है. और जैसे ही आप उस स्फीयर को बनाते हैं, ये सेंटर है, और जितनी भी रेज यहां से चलेंगी वो सारी रेज, लाइट रेज, इस पर नॉर्मली इंसिडेंट होंगी. क्या कोई डेविएशन होगा? नहीं होगा. अगर डेविएशन नहीं होगा तो लाइट रेज बैक प्रोड्यूस करके वहीं पाएंगी, तो वर्चुअल इमेज बनेगी, लेकिन उसकी डिस्टेंस चेंज नहीं चेंज होगी, यानी कहां आ रहा है? सेंटर पे. गॉट इट. और अगर सेंटर पे आ रहा है तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? रेडियस 6 सेंटीमीटर, डिस्टेंस ऑफ वर्चुअल इमेज फ्रॉम द सरफेस क्या हो गया? रेडियस कितनी है? 6 सेंटीमीटर. तो 6 सेंटीमीटर आंसर कहां है? दिस वन. सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी.
सो इस तरह के भी क्वेश्चन को कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए दिया जाता है। आप सोचते रहोगे कि फॉर्मूला लगाओगे, फॉर्मूला लगा दोगे उससे भी आंसर आ जाएगा, लेकिन आप फॉर्मूला लगाने में थोड़ा टाइम वेस्ट करोगे। लेकिन आप ऐसे सीख सकते हो, सोच सकते हो कि कहीं कोई डेविएशन नहीं हो रहा है तो इमेज की पोजीशन भी चेंज नहीं होगी। चलिए आगे चलते हैं। अनदर क्वेश्चन इज वन ऑफ इट्स काइंड कि इसमें आपको दो लेंसेज ऐड कर दिए हैं और इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपको शायद फॉर्मूला मालूम है कि इस फॉर्मूले में हम लोग और क्या क्या करते हैं। यहां पर आपको दो अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस दिए हुए हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर दी हुई हैं। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ निकालने का फोकल लेंथ कैलकुलेट करने का अपने पास फॉर्मूला 1 अपॉन म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन, सी हियर द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन 1 अपॉन म्यू 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 upon R1 minus 1 upon R2 for the first half. First half के लिए mu is given as 1.5 minus 1. What's R1? See the diagram. R1 is 14. So here 1 upon 14 minus 1 upon infinity is equal to here 1 by 2 and here 1 by 14. So from here we can say F1. Let the focal length of the first lens is f1 and that f1 is 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आपको कितनी मिल गई, दैट इज 28 सेंटीमीटर। सेकेंड लेंस के लिए बात कर लेते हैं। तो अगर सेकेंड लेंस के लिए बात करेंगे सेम फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले को हम लोग अप्लाई करेंगे। 1 अपॉन लेट्स से द फोकल लेंथ इज f2। नाउ व्हाट्स μ2, 1.2 minus 1 अगेन 1 upon r1 minus 1 upon R2. So again see 1.2 minus 1 is 0.2 and 0.2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 by 5। यहां 1 upon R1 R1 ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, कैसी है, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट हो गया, R2 निगेटिव होगा तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो 1 upon 14 यहां आएगा। देन यहां से आप कह सकते हैं कि आपको फोकल लेंथ f2 इज इक्वल टू 70 सेंटीमीटर। तो आपको याद रखना है f1 28 मिला और f2 70 मिला। इसमें शायद कोई कंफ्यूजन नहीं होगा एंड डेफिनेटली आई बिलीव कि आपको कोई कंफ्यूजन इस कैलकुलेशन में नहीं है। जस्ट फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है, निकालनी है। चलिए आगे क्या करना है। Now 1 upon f combination की focal length that we have 1 upon f1 plus 1 upon f2. So 1 upon capital F is equal to 1 by 28 plus 1 by 70. So the LCM is I think 280, here 10, here 4. So F is 280 by 14, I think 20 centimeter. So the focal length of the combination is 20 centimeter. Point to be noted, focal length of the combination is 0.2 centimeter. This is 0.2 centimeter. अब आप क्या करें, क्वेश्चन है for this biconvex lens object at a distance of 40 centimeter. Object at a distance of 40 centimeter. If the object is at a distance of 40 centimeter, means focal length 20 centimeter. Where the object is placed at 2f, means at radius of curvature for the lens. और इसके लिए 2f पे जो होता है बाइकॉन्वेक्स की, उसकी इमेज, if u is 2f then v is also 2f. So the image will form if the object is placed at 40 centimeter another side, then the image will form on other side of that lens. So the image will be at 40 centimeter. So the correct option is B.
ओके डियर स्टूडेंट्स, सो दिस इज द पैटर्न क्वेश्चन। प्रोफाइल आप समझें, जब भी दो लेंस एक साथ जोड़े हों तो सबसे पहले आपको एक ही मीडियम में 1/f प्लस 1/f1 प्लस 1/f2 के लिए जरूरी है कि दोनों ही लेंस सेम मीडियम में रखे हों। जब सेम मीडियम में रखे होंगे तभी आप 1/f1 प्लस 1/f2 रख सकते हैं। तो यहां पर एक ही मीडियम में है, एयर में, हमने उनका कंबाइंड फॉर्मूला निकाला, फिर एज ए कंबाइंड लेंस काम किया और उससे इमेज की डिस्टेंस निकाली। दैट इज वेरी इजी फॉर्मूला, वेरी सिंपल। I think you got it perfectly. Okay, perfect. Let's move for another one. Yes, here is the another question that's very important and very good questions. देखें ध्यान से, क्रिटिकल एंगल के लिए है। क्रिटिकल एंगल में आपको जो चीज याद रखनी है, that very important case, sin theta c is the critical angle. Critical angle is always defined for the denser medium, इसलिए मैंने यहां mu d लिखा है, and 1/r mu d. R mu d means refractive index of denser medium with respect to rarer medium. और अगर ऐसा है ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम, तो आप इसको म्यू डी अपॉन म्यू आर लिखेंगे, तो ये म्यू आर अपॉन म्यू डी होगा। अगर हमें ये वैल्यू मिल जाती है तो हम क्रिटिकल एंगल की वैल्यू बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जैसा क्वेश्चन ने कहा है, रे ऑफ लाइट फ्रॉम अ डेंसर मीडियम, तो हम लोग ऐसे ही डायग्राम बना लेते हैं इसका। रे ऑफ लाइट फ्रॉम डेंसर मीडियम, ये डेंसर, ये रेरर, यहां से ऐसे चली, एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, गॉट इट। फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल, एंगल्स ऑफ रिफ्लेक्शन, सो रिफ्लेक्शन भी करा देते हैं, इज आर एंड रिफ्रैक्शन इज आर डैश। जैसे जैसे आपसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे डायग्राम बनाते जाएं, डेफिनेटली आपको सही कैलकुलेशन, सही आंसर, सही व्यू क्वेश्चन का मिलेगा। यहां तक हम लोग पहुंच गए और ऐसा कहा गया है रिफ्रैक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड रेज आर एट 90 डिग्री। तो यहां से फौरन आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि r डैश प्लस r इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो r डैश अगर जरूरत पड़ी तो हम उसको 90 माइनस आर लिख सकते हैं। वेरी गुड। नाउ स्नेल्स लॉ क्या लिखेंगे? स्नेल्स लॉ, d रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर इनटू साइन आई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर इनटू r डैश। सो for sin theta c we have to find mu r minus mu r upon mu d. So from here mu r upon mu d. So mu r upon mu d is sin I upon sin r dash. We can write, very good. Mu r upon mu d is sin theta c. इसको हमने साइन थीटा से लिख लिया। साइन आई, अब देखो आई में हमें कॉट दिख रहा है, यानी ऊपर साइन नहीं आएगा। टेन आर दिख रहा है, टेन आर दिख रहा है, तो इसका मतलब हमें आई में चाहिए। तो आई को हम देख रहे हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड इंसिडेंस इक्वल होते हैं, तो आई को आर लिख सकते हैं। तो इसको हमने लिख दिया साइन आर। साइन आर डैश को हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन 90 माइनस आर। तो साइन आर रिमेन्स एज इट इज, राइट। और अब आप यहां नीचे क्या लिख सकते हो? साइन आर 90 माइनस आर, दिस इज कॉस आर। इसको क्या लिखा जा सकता है? दिस इज टेन आर। तो अब आप इससे और इससे देखें, थीटा सी इज साइन इनवर्स टेन आर। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है अपने पास? थीटा सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स टेन आर। यस, पहला ही ऑप्शन अपने को दिख रहा है कि थीटा सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स टेन आर। सो आई थिंक द आंसर इज वेरी वेरी क्लियर टू यू पीपल। ओके, वेरी गुड। चलिए, ये भी एक सिंपल सा क्रिटिकल एंगल पर बेस्ड क्वेश्चन था। यहां पर याद रखने वाली चीज क्या है? पहली तो ये कि साइन थीटा सी क्रिटिकल एंगल इज डिफाइंड ओनली फॉर डेंसर मीडियम।
फिर 1 अपॉन म्यू, म्यू इज आर म्यू डी, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रेयर मीडियम। और फिर स्नेल्स लॉ हमें किस तरह से लिखना होता है, इन चीजों को याद रखेंगे। सो आई थिंक इस तरह के क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस चुटकी बजाते सॉल्व हो जाएगा। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इजी। डाइवर्जिंग लेंस, फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर, प्लेस्ड distance of 15 centimeter, converging lens focal length has 20 centimeter, parallel beam, you have to find the final image. Very common type of question, good type question। तो इस प्रोफाइल के क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे, जब भी आपको दो लेंस मिले और दोनों के बीच में कोई सेपरेशन हो, तो सेपरेशन वाले क्वेश्चन में आपको 1/f1 + 1/f2 - d/f1 f2 सिर्फ फोकल लेंथ के लिए अप्लाई करें। इमेज के लिए कभी भी इस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं करना है। इमेज के लिए आपको क्या करना है, प्रॉपर पहले लेंस से इमेज निकालनी है। वो इमेज मोस्टली दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी और फिर उसका फाइनल डिस्टेंस निकालना है। देखिए कैसे करते हैं इसको, जैसा जैसा क्वेश्चन कहा वैसे वैसे करें। डाइवर्जिंग लेंस, तो सबसे पहले आपसे डाइवर्जिंग लेंस की बात की गई है, तो आप डाइवर्जिंग लेंस बना दें। वेरी गुड। प्रिंसिपल एक्सिस बना लें, टू गुड। कन्वर्जिंग लेंस इज ऑल्सो हियर, सो वी शुड मेक अ कन्वर्जिंग लेंस ऑल्सो। और फोकल लेंथ, डाइवर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ 25 नेगेटिव होती है, कोई बड़ा इशू नहीं है। इसकी फोकल लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन देम 15 सेंटीमीटर, नो इशू। And focal length of converging is 20 centimeter, that's very good। फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन says that a beam of parallel light falls, तो beam of parallel light, so beam of parallel light, जैसे जैसे आपसे क्वेश्चन कह रहा है आप वैसे वैसे डायग्राम बनाते जाएं, डेफिनेटली आप सही आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो पैरेलल बीम कहा, तो आप देखो मैंने पैरेलल बीम बना दी। अब आपको पता है कि अगर पैरेलल बीम डाइवर्जिंग लेंस पे होती है तो क्या पड़ती है, डाइवर्ज हो जाती है, और इस तरह से डाइवर्ज होती है दैट इट सीम्स टू कमिंग फ्रॉम फोकस, एंड द फोकस इज 25 सेंटीमीटर। सो अगर ये फोकस है और इसको हम 25 सेंटीमीटर कह रहे हैं, तो यहां से ऐसे और ये इस तरह से इस पे पड़ेगी। गॉट इट। अगर इस तरह से पड़ेगी तो अब आप बात करो कन्वर्जिंग लेंस की। सेकंड वाला लेंस जो है वो कहां है बच्चों, वो लेंस यहां पर है, आप देखो 20 सेंटीमीटर पे। अगर इसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर जो 15 सेंटीमीटर पे है, यहां है, इसको क्या लगेगा कि ये रे कहां से आ रही है, इसको लगेगा ये रे यहां से आ रही है। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट कहां हो गया, इसके लिए डियर स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट ये हो गया, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों, 40। तो अब इसके लिए हम लोग अगर फॉर्मूला अप्लाई करें 1/f, स्टूडेंट्स हमेशा याद रखना, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, जब भी आप कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करें उस फॉर्मूले को पहले लिखें, और इसीलिए मैं यहां पर बार बार फॉर्मूला लिख रहा हूं। 1/f is equal to 1/v minus 1/u. So 1/f, f is 20, is equal to 1/v, we have to find, minus 1/u minus 40. 1/v is equal to पॉजिटिव, तो 1/20 एंड प्लस होगा यहां। अगर यहां प्लस होगा उस साइड ले जाएंगे आप, क्या होगा यहां पर आकर -1/40। देन व्हाट विल गेट, 42 minus 1, so v is equal to here 1/40, so v is equal to plus 40 centimeter. Means the final image is like this. This is the final image at a distance of 40 centimeter.
ठीक है, और हमें ये सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी। अभी हमने एक बात हम लोग ने पहले की थी कि अगर 2f डिस्टेंस पर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो वो सीधे 2f पे दूसरी साइड बनाएगा अगर कन्वर्जिंग लेंस है। तो आप देख लो, ये कैलकुलेशन की जरूरत नहीं थी अगर हमें वो बात सीधी याद रखती और हमें दिखाया है ये पॉइंट है और यहां से 40 सेंटीमीटर है, तो इससे हम सीधे 2f पे 40 सेंटीमीटर बना देते। बट कैलकुलेशन के लिए कि आप किस तरह से इसको टैकल करें, इसलिए हमने यहां पर आपको प्रॉपर सॉल्व करके दिखाया और ये 40 सेंटीमीटर पर बनेगा और ये कन्वर्ज हो रही है रे, तो डेफिनेटली ये कैसा होगा, कन्वर्जिंग, यानी ये रियल इमेज होगी। और रियल इमेज होगी तो इसके लिए देखते हैं ऑप्शन हमारा क्या होना चाहिए। ऑप्शन इज वर्चुअल, नो। वर्चुअल होगा क्या, नो, नॉट वर्चुअल। रियल 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द डाइवर्जेंट लेंस, बिल्कुल नहीं। रियल 6, बिल्कुल नहीं। रियल एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम कन्वर्जेंट लेंस, वेरी राइट, वेरी राइट, वेरी राइट। तो ये आंसर बिल्कुल आसानी से मिल गया। तो आपको इसका की कंसेप्ट क्या याद रखना है, इफ यू हैव दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, इस तरह का हो जिसमें दो लेंस हो, कुछ डिस्टेंस पे हो और आपसे कहा जा रहा हो कि इसकी फाइनल इमेज बताइए, देन आपको इसको इसी पर्टिकुलर तरह से सॉल्व करना है। ओके, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया, शाबाश। सो another very good question. That question is thin convex lens, फोकल लेंथ आपको दी हुई है। तो देखिए ध्यान से, इसमें क्या क्या है। क्राउन ग्लास, तो इसका म्यू 3/2 मींस 1.5 कह सकते हैं। उसकी फोकल लेंथ आपको f दे दी गई है। गॉट इट? देन when it is measured in two different liquids having the refractive index 4/3, 4/3 1.33 हो सकता है, 5/3 1.67 हो सकता है। तो लेंस के कंसेप्ट से आपको यह याद होगा कि जब भी किसी लेंस को हम दूसरे मीडियम में रखते हैं, जैसे ग्लास लेंस को अगर वाटर में रखें, ग्लास लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 हो, एयर में इसकी फोकल लेंथ f हो और उसको अगर वाटर में रख दिया जाए तो आप आसानी से याद रखते हैं फोकल लेंथ इन वाटर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ इन एयर। इसको सीधे याद रखिए, ड्राइव करने का भी अपने पास टाइम नहीं है, बट आप इसको याद रखें। साइन चेंज नहीं होगा, मींस नेचर चेंज नहीं होगा। कन्वर्जिंग कन्वर्जिंग रहेगा, डाइवर्जिंग डाइवर्जिंग रहेगा। और इसका फंडा क्या है? इसका फंड यह है कि जब भी किसी लेंस को खुद के रिफ्रैक्टिव, खुद के मीडियम, खुद के मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में रखा जाता है तो जैसा उसका शेप है वो वैसे ही बिहेव करता है, यानी कन्वेक्स कन्वर्जिंग होता है, कनकेव डाइवर्जिंग होता है। अगर हम उसको किसी ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में रख देते हैं, कैसे, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के मीडियम या मटेरियल्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा हो, जैसे आप यहां देख रहे हैं 1.67, इसको और अच्छे से लिखते हैं 1.67, 1.5 से ज्यादा हो गया तो डेफिनेटली इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये कनकेव की तरह बिहेव करेगा अगर कन्वेक्स है, कन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा अगर इनिशियली एयर में कनकेव है। तो यहां पर नेगेटिव फोकल लेंथ किसकी होगी? f2, और यहां f1 f2 बोथ बिकम्स नेगेटिव, तो ये नहीं कह सकते f1 f2 दोनों इक्वल, क्योंकि म्यू अलग अलग है तो दोनों इक्वल नहीं हो सकते। f2 ग्रेटर देन f, सही बात है। ये f1 बिकम नेगेटिव कह रहे हैं इसलिए गलत है, लेकिन f1 ग्रेटर देन f है तो ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि उसकी फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी और इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाएगी। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसको हम लोग कैलकुलेट नहीं करते हैं, तो इजीली हमारे पास ये आंसर मिल गया। ओके, तो इसके लिए सिर्फ हम आपको एक बात याद रखेंगे कि आपको फोकल लेंथ निकालने के लिए लेंस का फॉर्मूला 1/f, म्यू लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू जिस मीडियम में उसको रखा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1,
और यहां 1/r1 माइनस 1/r2 यूज करें। अगर आप इसको यूज करेंगे तो आप ये वाली चीज बहुत आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से अभी हम इसको आपको डराइव करके नहीं दिखा पा रहे हैं। ओके, लेकिन सभी लोग इसको यूज करिए और यूज करके डेफिनेटली, अगर आपको नहीं मालूम है तो इसको फाइनली कैलकुलेट करके देखें कि ये कैसे आता है। चलिए आगे क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यस, दैट्स ऑल्सो अ वेरी गुड क्वेश्चन। यहां पर भी आपको यह कहा गया है सिल्वरिंग ऑफ लेंस है। अभी हमने देखा था लेंस और लेंस का कॉम्बिनेशन, फिर दो लेंस का कॉम्बिनेशन डिस्टेंस के साथ। अब देख रहे हैं लेंस और मिरर का कॉम्बिनेशन विदाउट एनी गैप। तो उसके लिए आपके पास एक प्रॉपर फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा। अभी आप क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन इज प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, उसमें फाइट नहीं है। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की आपको दिया हुआ है फोकल लेंथ कितनी है, और वो 15 सेंटीमीटर है आई थिंक। फोकल लेंथ ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इज 15 सेंटीमीटर। प्लेन है, उसको सिल्वर किया गया है और हमें इमेज की डिस्टेंस फाइनली निकालनी है। तो इस तरह के क्वेश्चंस का फॉर्मूला ये होता है, आप हमेशा ऐसे याद रखेंगे, जब भी सिल्वरिंग ऑफ लेंस हो, पावर ऑफ मिरर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर। ये पावर ऑफ मिरर कॉम्बिनेशन है, बिकॉज कॉम्बिनेशन विल बिहेव ऑलवेज एज अ मिरर, मे बी कनकेव मे बी कन्वेक्स। सो पावर ऑफ मिरर माइनस 1/fm होती है, इज इक्वल टू ट्वाइस फोकल लेंथ ऑफ लेंस। यहां पावर ऑफ मिरर 1/fm होती है, इसको भी आप याद रखेंगे। अब इस चीज को अगर हम फॉर्मूले को अप्लाई करके देखें तो आप देखें माइनस 1/fm दैट वी हैव टू फाइंड इज इक्वल टू ट्वाइस फोकल लेंथ ऑफ लेंस दैट इज 15 प्लस minus 1/infinity, it will be 0. So the focal length of combination is minus 15/2 centimeter. Got it? मतलब क्या हुआ कि इस तरह से जो भी आपके पास मिरर बनेगा वो मिरर एक कनकेव मिरर होगा, एंड द फोकल लेंथ ऑफ दैट कनकेव मिरर इज 15/2 centimeter. Here it is. Now what we have to find now? Now we have to find if the object is placed at 20 centimeter in front of this combination, where is the image? So this is a mirror. So we have to apply a mirror formula. Mirror formula is 1/f is equal to 1/v plus 1/u. Lens में minus, mirror में plus. तो 1/f. F is minus 15/2. So this is 15 minus, and here 2. Is equal to v that we have to find plus 1/u. U is minus of 20. Got it? So what is 1/v? 1/v here minus 2/15, this one, and minus 1/20 इधर आएगा plus 1/20. Now LCM 15 20 60, 4 minus 8 plus 3, so this is minus, see here, minus 5 divided by 60. So what's the value of v? V is equal to minus 12 centimeter. This is the value of image, distance of image. So that distance is minus 12. Minus 12 means यहां से इस तरफ, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? LHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड. सो द आंसर नॉट 60, 12 सेंटीमीटर लेफ्ट ऑफ द सिस्टम, 12 centimeter right of the system, so it is 12 centimeter left of the system. So the answer is 12 centimeter left of that combination. Got it? तो इस तरह के क्वेश्चन का की पॉइंट क्या है कि पावर ऑफ मिरर हमेशा ऐसे लिखें, इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे. और इसमें
FL, FM ये सब विद साइन देनी है और यहां पर विद साइन ही आपको आंसर मिलेगा। किसी भी ऑप्टिक्स के क्वेश्चन में साइन इंक्लूड नहीं होता है अगर हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को छोड़ दें। बट यहां पर आपको यह फॉर्मूला याद रखना है, इससे सारे क्वेश्चन जितने भी सिल्वरिंग और कॉम्बिनेशन के होंगे, चाहे वो सिल्वरिंग के हो चाहे वो लेंस और मिरर के कॉम्बिनेशन के हो, दोनों आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। गॉट इट? सो दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या है अपने लिए। नेक्स्ट एक और सिंपल सी चीज है, बहुत ही आसान सा है, जिसको हम लोग एक बार यूज भी कर चुके हैं अभी। उसमें देखती है क्वेश्चन क्या है। See here, convex lens is contact with concave lens. Contact में है, that means हम 1 upon f is equal to 1 upon f1 plus 1 upon f2 definitely लगाना चाहेंगे। अगर लगाना चाहेंगे तो 3/2 बोला है। अगर 3/2 है तो एक को 3x ले लेते हैं और दूसरे को 2x ले लेते हैं। अब सभी में एक नेगेटिव पॉजिटिव, इसमें दोनों पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव है, तो अभी हमें कुछ नहीं मालूम, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड रख रहे हैं। और कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ आपको दी हुई है, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ इज 30, तो यहां हमने 30 रखा 1 upon f1। f1 को आपने कितना रखा, मैग्नीट्यूड ऑफ रेशियो दिया हुआ है, यानी एक नेगेटिव हो सकता है और एक पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन ये कहा है कॉन्वेक्स लेंस इन कॉन्टेक्ट विद अ कनकेव लेंस, मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो एक को हम लोग ने लिया +3x और एक को लेते हैं -2x, फिर x की वैल्यू के अकॉर्डिंग हम लोग चेंज कर लेंगे। तो अगर आपने f1 को +3x लिया तो यहां 3x लिखें, प्लस 1 upon f2 उसको हम लोग ने -2x लिखा तो -2x लिखें। सो दिस इज 1 upon 30 और यहां हो जाएगा 1/3x -1 upon 2x। नाउ 6x is here, 2 - 3, 1/30 is equal to -1/6x. So we can say 6x is equal to -30, x is equal to -5। x की वैल्यू अपनी कितनी आई, -5। सो 3x तो -15 सेंटीमीटर, एक -2x था तो -2x इज +10 सेंटीमीटर। ये ऑप्शन अपने पास आ गया, ये है देखिए ऑप्शंस में, यस दिस इज डी ऑप्शन, -15 एंड 10। सो अप्रोच देखो कैसे किया, कांटेक्ट में रखा है तो हमने कांटेक्ट में रख दिया सीधे इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। फिर ये कहा कि रेशियो है तो उसको रेशियो को 3x और -2x हमने निकाल लिया। 3x और 2x अगर रेशियो में निकाला तो 15 और 10 सेंटीमीटर, यहां पर -5 आ गया, x इज इक्वल टू -5। गॉट इट? फिर वही वैल्यू हमने x की रखी तो दोनों फोकल लेंथ मिल गई। सो वेरी इजी क्वेश्चन। एक दो बार और आप वीडियो को पॉज करके प्ले करके फिर देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा और इस तरह का क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यस वेरी गुड क्वेश्चन एंड वेरी इजी ऑल्सो, सिर्फ डायग्राम से सोच के ही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्फेरिकल लेंसेज डजंट एग्जिबिट डिस्पर्जन। डिस्पर्जन के लिए क्या होना जरूरी है? डिस्पर्जन के लिए जरूरी है कि वो लेंस की तरह बिहेव करे। अगर प्लेन ग्लास स्लैब होगा, दोनों साइड्स पैरेलल होंगी तो उसमें डिस्पर्जन नहीं होगा। आप देखो ये लेंस की तरह बिहेव करेगा, डिस्पर्स करेगा, बिल्कुल करेगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता। R1 R2 हैं, दोनों सेम साइन है, मैग्नीट्यूड अलग अलग है, रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग है, इसमें भी डिस्पर्जन होगा तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। ये भी डिस्पर्स करेगा, ये भी आंसर नहीं हो सकता। इसको देखो, दोनों सरफेस आपकी पैरेलल हो गई, दोनों पैरेलल हो गई क्योंकि दोनों के रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, दोनों के रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, तो इस लेंस की फोकल लेंथ क्या हो गई, इन्फिनिटी रेडियस ऑफ कर्वेचर
सेम होने की वजह से, तो इसमें किसी भी तरह का कोई डिस्पर्जन नहीं होगा। यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। सो दिस शुड बी योर आंसर। गॉट इट? तो जब भी R और R सेम हो और सेम साइन के साथ हो तो वो लेंस होता ही नहीं है, यानी उसमें लेंस की प्रॉपर्टीज डेविएशन और डिस्पर्जन नहीं होंगे। डेविएशन होगा लेकिन जो इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड रेज होंगी वो पैरेलल हो जाएंगी। ओके, चलिए, सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही आसान था। फ्री में आंसर, फ्री में मार्क्स मिलेंगे इससे अगर आप कर लेते हैं। चलिए, अनदर क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी गुड वन। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का बहुत प्यारा सिंपल सा क्वेश्चन, बिना किसी टेंशन के लिया हुआ है। तो देखिए आप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, एंगुलर मैग्निफिकेशन, यानी अब जो फोकल लेंथ होंगे उनका रेशियो है 5 होना चाहिए। यहां भी 5 मिल रहा है, यहां भी 5 मिल रहा है, यहां 5 नहीं मिल रहा है तो इसको ऐसे ही हटा दो, यहां 5 मिल रहा है। एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। फिर आपको ये पता है जो भी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है उसमें दोनों लेंस कैसे होते हैं? कन्वेक्स। एक नेगेटिव दिया हुआ है कहीं, इसको हटा दिया। फिर यहां द सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस इज 36 सेंटीमीटर एंड द फाइनल इमेज इज इंफिनिटी। नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट जब भी होता है तो जब ऑब्जेक्टिव से जो इमेज बनती है वो उसके फोकस पे, क्योंकि वो इन्फिनिटी से आ रही है, और फिर इन्फिनिटी पे बनाना है तो जो आई पीस है उसके भी कहां पे होना चाहिए? फोकस पे। यानी ये दोनों का जो एडिशन है वो FO प्लस FE होगा और वो 36 है। तो वो किस में हो रहा है? इसमें नहीं हो रहा है तो ये चला गया, इसमें हो रहा है तो ये आ जाएगा। तो ये बहुत ही आसान सा है। FO अपॉन FE अपने को दिया है, FO प्लस FE दिया है, दो इक्वेशन है, दो सिंपल है, कंसेप्ट है, ध्यान से लगाया और आपने ध्यान से आंसर मिला। किसी तरह की कोई परेशानी इस क्वेश्चन में नहीं है। आया समझ में? फिर से एक बार देखें, चलिए देख लेते हैं। एक तो आपको मैग्निफिकेशन दिया है, एंगुलर मैग्निफिकेशन। एंगुलर मैग्निफिकेशन रेशियो दैट इज FO अपॉन FE। तो यहां से FO अपॉन FE आपने देखा तो FO अपॉन FE वो आपको दिख रहा था 5। तो आपने देखा किसमें ऐसा है? इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है तो एलिमिनेट किया, इसमें है। फिर नॉर्मल एडजस्टमेंट, यानी दोनों नॉर्मल एडजस्टमेंट में लेंथ ऑफ टेलीस्कोप कहा जाए या दोनों के बीच की डिस्टेंस कहा जाए, वो FO प्लस FE होता है। यानी FO प्लस FE जो है 36 है, तो FO प्लस FE 36 कहां दिख रहा है? ये, दैट्स ऑल। ओके, चलिए, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन। ऑब्जेक्ट 2.4 मीटर in front of a lens and forms a sharp image at 12 centimeter. Sharp image at 12 centimeter मतलब ये हुआ कि अगर ये लेंस है और इसकी फोकल लेंथ f है, यहां 240 मीटर यानी 240 सेंटीमीटर, 2.4 मीटर 240 सेंटीमीटर। इमेज 12 सेंटीमीटर, तो ऐसे मूव करेगा, इधर आएगा, यहां बनाएगा। ये इमेज है और ये ऑब्जेक्ट है, तो ये 12 सेंटीमीटर है। सो देखिए, अब अपने को u भी पता है और v भी पता है। u v अगर दोनों पता है तो हम लिख सकते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। सो 1/f, for 1/f, 1/v, v is 12 plus 12 minus 1/u, u is minus 240. So we have 1/f is equal to, LCM is 240. Here 20 plus 1, तो focal length is 240 plus 21 सेंटीमीटर। और इस तरह से हमें जो भी लेंस यूज हो रहा है इस कॉम्बिनेशन में, इस प्रॉब्लम में, उसकी फोकल लेंथ वी गेट। अब जो फोकल लेंथ मिली है उस फोकल लेंथ को हम 240/21 लेके अलग रख लेते हैं। देखते हैं आगे क्या है। आगे क्या है
कह रहा है अ ग्लास प्लेट 1 सेंटीमीटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज इंटरपोज्ड बिटवीन लेंस एंड फिल्म। तो अभी क्या हो रहा था, सपोज यहां पर इमेज फॉर्म हो रही थी और वो इमेज किस तरह से फॉर्म हो रही होगी, ये रे ऐसे जा रही थी, ऐसे फॉर्म हो रही थी। इससे क्या हुआ, इसने क्या किया, इसने यहां से टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड किया और फिर ऐसे उसको आगे बढ़ा दिया। यानी ग्लास स्लैब अगर आप टी थिकनेस की रख रहे हैं तो वो इमेज कुछ डिस्टेंस आगे जा रही है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मल शिफ्ट। And what is that normal shift? You know the formula for the normal shift, that is delta n is equal to 1 minus 1 upon mu into t। और वो यहां से कितनी मिलेगी, डेल्टा n is equal to 1 minus mu is 3/2। yes, तो 1 upon mu है, so what we should, that is 2/3 into t, 1 is given as the question, 3 2, so this is 1/3 centimeter। it means it will shift the image forward, आगे शिफ्ट कर दिया गया है। कितना शिफ्ट किया गया है, that is 1/3। चलिए आगे देखें क्वेश्चन क्या है। नाउ द क्वेश्चन सेज interpose between the lens at plate faces parallel to film, what distance should the object shifted। ऑब्जेक्ट को अब हम, क्योंकि जैसे ही आपने बीच में ये रखा, यहां पे इस तरह से स्लैब रखी, ये इमेज यहां पर बन गई, अब वो फिल्म पे तो नहीं बन पा रही होगी। अब हम क्या चाहेंगे कि ऑब्जेक्ट को ऐसी जगह रखें कि वो स्लैब रखने से पहले, ये स्लैब रखने से पहले वो 1/3 सेंटीमीटर पीछे बने। तो इसके लिए क्या करना होगा, चलिए देखते हैं। ये पॉइंट आपको तो समझ में आया कि हुआ क्या है। यहां पर सिर्फ ये हुआ है कि इस स्लैब को, जिस स्लैब की बात कर रहे हैं, ये ग्लास प्लेट ऑफ 1 सेंटीमीटर थिक, इसने इमेज को आगे शिफ्ट कर दिया है। तो अब हम उसी पॉइंट पे इमेज बनाने के लिए ऐसी जगह ऑब्जेक्ट रखेंगे, इस जगह ऑब्जेक्ट रखेंगे जिससे वो पहले बने। अभी कहां बन रहा था, 12 पे। अब हम क्या करेंगे, 1/3 पीछे बनाएंगे। कितना हो गया, 35/3। तो अब आपके पास जो v है दैट इज प्लस 35/3, दैट u अभी हमको पता करना है। तो u के लिए हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। f की वैल्यू अपने पास 240/21 है। सो आई थिंक इज अ वेरी सिंपल केस। 1/f is equal to 1/v minus 1/u। This is the lens formula. 1/f is 21. 1/f is 21/240 is equal to 1/v, v 3/35 minus 1/u that we have to find. This 1/u is equal to 3/35 minus 21/240. Okay? So from here we can easily calculate u। 240, 350 थोड़ा सा लेंथी कैलकुलेशन है, तो आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। इसको कैलकुलेट करने के बाद वी गेट द आंसर एज 5.6। मतलब वो अपना जो u आएगा दैट इज 245.6, और 245.6 में ऑलरेडी 240 पे है, देन वी कैन शिफ्ट इज बाय 5.6 सेंटीमीटर। ओके, समझ पाए? आसान सा है। इस तरह के क्वेश्चन जिसमें आपको f दिया हो, लेंस
पता है सेम लेंस को यूज कर रहे हैं, और फिर ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस में कोई चेंज, तो आप सबसे पहले जो दी गई कंडीशंस हैं स्टूडेंट्स, उससे आप क्या कैलकुलेट करेंगे, पहले आप सबसे कैलकुलेट करेंगे उसके लिए एफ, फिर उसी एफ को दूसरी प्रॉब्लम जो दूसरा चेंज कर रहे हैं उसमें यूज करेंगे। ओके, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनदर क्वेश्चन, अनदर, यस दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी सिंपल। इस क्वेश्चन के लिए आपको देखना है कि थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर डायामीटर दिया हुआ है, तो डायामीटर ये अपर्चर का है, एंड थिकनेस एट द सेंटर इज 3 mm। इफ स्पीड ऑफ द लाइट इन मटेरियल ऑफ द लेंस इज इतना, इससे अपने को क्या मिलेगा, म्यू, बिकॉज अपने को पता है म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी। सी है 3 इंटू 10 टू द पावर 8, यहां है 2 इंटू 10 टू द पावर 8, तो म्यू अपने को कितना मिल गया, 3/2। जरूरत पड़ेगी इसकी, रख लेते हैं इसको यहीं। ओके, अब इस क्वेश्चन में जो मटेरियल लेंस दिया है उसका डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम कुछ इस तरह से है। सो इसमें दिस इज द सेंटर, ये रेडियस है, और ये जो डायमीटर की बात कर रहे हैं ये है। डायमीटर तो ये पूरा है, रेडियस उसकी हाफ हो गई। अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये 3 सेंटीमीटर होगा। ये थिकनेस आपको बोला जा रहा है 3 mm। दैट थिकनेस इज 3 mm। If this thickness at the middle point is 3 mm, and if this is in centimeter, this r is also centimeter, then we should write is also in centimeter, that is 0.3 centimeter, right? अब आप देखो ये जो डिस्टेंस होगी, what is the distance? That is r minus 0.3 centimeter. Now what we can do? We can just apply here in this triangle Pythagoras. So by this we have r square, that r square is equal to 3 centimeter square plus r minus 0.3 square, right? अब आप क्या करेंगे, open the bracket, we have r square is equal to 9 plus again r square plus 0.3 square, 0.09 minus 0.6 r. R square will be cancelled out, 0.6 r is equal to 9.09. So r is equal to, बोलो बच्चों क्या होगी r की वैल्यू, यस 9.09 डिवाइडेड बाय 0.6, अगेन 0, रिमूव हियर, 909 डिवाइडेड बाय 60, यस दिस इज 15.15. So we get radius is equal to 15.15. Yes, so by the approximation we can say it is 15. So r is equal to 15.5 and we have mu. So for focal length we can apply 1 upon f. For the focal length we can apply 1 upon f is equal to mu minus 1 upon r1 minus 1 upon r2. Okay, so 1 upon f is equal to, this is a plane, mu minus 1, mu is 3/2, 3/2 minus 1, and this is 1 upon 15.15, 1 upon 15.15
minus 1 upon infinity. So it is, let's say, just a second. ये सब तो क्लियर हो गया था, राइट? R1 R2 1 upon f is equal to 3/2 minus 1, right? Now 1 upon R1 minus 1 upon R2, तो 1 upon R1 minus 1 upon R2 में क्या करेंगे? R1 आपको पता है 1 upon infinity, ये माइनस 1 upon R2 अभी अपन ने निकाल ली है, माइनस का 15.5. So 1 upon f is equal to 1/2 and here 1 upon 15.15 plus में. So we get f is equal to 30.30. So the focal length, so approximately, by the approximation we get the answer 30 centimeter. Okay, got it? चलिए, आसान क्वेश्चन था, बस इसमें ये ध्यान रखना था कि ये इसका एपर्चर है, ऐसे लेंस बनेगा और उस एपर्चर का डायमीटर आपको दिया हुआ है. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं फॉर अनदर वन. देखें क्या अपने पास आगे कोई क्वेश्चन है? यस, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन. बस आप डायग्राम देख के, कोई सॉल्यूशन नहीं करना है, सिर्फ डायग्राम देख के हो जाएगा. टीआईआर पर बेस्ड है और आपको ये पता है क्या होता है टीआईआर में. यस, इन टीआईआर देयर इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी रिफ्लेक्शन 100% होता है और वो एक पर्टिकुलर एंगल के बाद होता है. तो यहां पर आपको दिखाया गया है अ रे एंड रे इज ट्रेवलिंग इन ग्लास मीडियम, इंसिडेंट ग्लास एयर इंटरफेस. एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा है, वो आपको यहां दिखाया गया है थीटा. रिफ्लेक्टेड पार्ट कहां है? आर, तो आर डॉटेड से दिखाया जा रहा है. ट्रांसमिटेड पार्ट सॉलिड से दिखाया जा रहा है. तो आपसे ग्राफ पूछा है, तो जब हम थीटा जीरो करेंगे तो रिफ्लेक्शन भी होगा और थोड़ा सा रिफ्रैक्शन भी होगा. यहां पर दिखाया आपसे कि रिफ्लेक्शन हो रहा है बहुत कम और ट्रांसमिशन हो रहा है बहुत ज्यादा, तो ये बात यहां पर सही है. लेकिन फिर एक पर्टिकुलर एंगल पे जाके ये जीरो हुआ. यहां ट्रांसमिशन तो 100%, तो रिफ्लेक्शन जीरो होना चाहिए था, तो ये ऐसे ही कैंसिल हो गया. इस ऑप्शन में आप देखेंगे तो जो भी इंटेंसिटी दिखाई गई है, तो यहां पर जीरो पर यहां रिफ्लेक्शन, फिर धीरे धीरे रिफ्लेक्शन बढ़ रहा है, यहां जाके रिफ्लेक्शन 100% हो जा रहा है और यहां रिफ्लेक्शन 100% है, ट्रांसमिशन 90% है. जब रिफ्लेक्शन 100% हो गया तो ट्रांसमिशन जीरो हो जा रहा है, तो ये सही हो सकता है. यहां उस पर्टिकुलर एंगल के बाद धीरे धीरे जाके फिर वो 100 हुआ, जबकि आपको पता है कि जब भी टीआईआर होता है तो जिस क्रिटिकल एंगल पर टीआईआर क्रिटिकल एंगल होगा, क्रिटिकल एंगल से जैसे ही थोड़ा सा ज्यादा होगा इंसिडेंस एंगल, वैसे ही पूरा रिफ्लेक्शन यानी 100%, 0% ट्रांसमिशन. तो वो सारी कंडीशन इसमें फुलफिल कर रही हैं. सो दिस इज योर आंसर. और ये इनकरेक्ट हो गए. इनकरेक्ट का रीजन भी आपको बता दिया गया. ओके, तो आपको टीआईआर में ये बात याद रखनी है, whenever there is a TIR, whenever the total internal reflection takes place, there is no transmission, 100% reflection, 100%. That's why it is very powerful reflection. जो रिफ्लेक्शन जनरल होता है उससे भी ज्यादा पावरफुल है, बिकॉज टोटल रिफ्लेक्शन. इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? TIR. ओके, तो टीआईआर का एक क्वेश्चन था ग्राफ का. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए. बाई कन्वेक्स लेंस. देखिए, फोकल लेंथ बाई कन्वेक्स की 15 सेंटीमीटर है, प्लेन मिरर के सामने रखा हुआ है और यहां पर आपको साइन कन्वेंशन में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, तो हम अभी आपको डायग्राम बना के दिखाते हैं क्या है. बाई कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर. तो पहले बाई कॉन्वेक्स लेंस बनाते हैं. किस तरह से है? सो ये एक बाई कॉन्वेक्स लेंस है. यहां पर आपको एक प्रिंसिपल एक्सिस दिखाई दे रहा है. इसकी फोकल लेंथ आपको 15 सेंटीमीटर है. प्लेन मिरर, द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द मिरर इज 10 सेंटीमीटर.
सो सपोज दिस इज द प्लेन मिरर और इस प्लेन मिरर की डिस्टेंस कितनी बच्चों? यस, दैट डिस्टेंस इज 10 सेंटीमीटर। अब इसमें कंफ्यूज आप कैसे होंगे वो देखते हैं। और आगे क्या कहा है वो देखें, बिटवीन द लेंस एंड द मिरर इज 10 सेंटीमीटर, स्मॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। Here is the object and placed at 30 centimeter. This is the object. So for the lens, yes, तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए यहां पर हमारे पास लेंस है, तो लेंस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1/f 1/v minus 1/u. So 1/f, f is 15 is equal to 1/v, v that we have to find minus 1/u and u is minus 30. So this is positive 1/v 1/15 minus, ये प्लस होगा इधर आके माइनस होगा, सो वी गेट minus 30. minus 30 के बाद LCM is 32 minus 1, so we have 1/30. यहां से v की वैल्यू अपने को बच्चों कितनी मिल गई? बोलो बच्चों, v की वैल्यू प्लस या माइनस? यस, दिस इज प्लस 30 सेंटीमीटर. सो यू गेट a 30 सेंटीमीटर. 30 सेंटीमीटर पॉजिटिव, यानी इमेज कहां बनेगी? इमेज के लिए ऐसे पहले लाइट रे चलेगी, इंसिडेंट हुई किस पे? लेंस पे. लेंस पे इंसिडेंट होने के बाद ऐसे जाना चाहेगी लेकिन जा नहीं पाएगी, अगर जाती तो यहां पर जाती. कितनी डिस्टेंस? 30, 10 ये हो गई है, तो ये कितना होता? 20 सेंटीमीटर. बट ऐसा नहीं हुआ. क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बीच में किसने टांग अड़ा दी? यस, मिरर ने. तो जैसे ही मिरर आया बीच में, तो मिरर ने टांग अड़ा दी, तो अब ये यहां से रिफ्लेक्ट होगी. कहां जा रही थी? 20, तो इधर आएगी 20, तो ऐसे जाने की कोशिश. अब ये यहां से जाना था इसको 20, तो 10 ये हो गया, तो 10 ये और होना था. लेकिन फिर किसने टांग अड़ा दिया? बार बार देखो टांग अड़ा रहा है. अब किसने टांग अड़ाया? लेंस ने. तो अब लेंस को ऊपर जो रे इंसिडेंट हो रही है वो 10 पे हो रही है, यानी इस लेंस के लिए फिर सॉल्व करना है. अब इस लेंस के लिए सॉल्व करेंगे तो लेंस के लिए फिर से 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u. So 1/f focal length is 15. 1/v that we have to find minus 1/u. u कितना रखेंगे? 10 सेंटीमीटर. माइनस क्योंकि इस साइड है, तो 10 को कैसा रखेंगे? माइनस. बस यही गलती करेंगे. 10 माइनस नहीं है क्योंकि अब इंसिडेंट रे चेंज हो गई. क्योंकि आपको पता है, बताया गया था कि माइनस प्लस या साइन कन्वेंशन कैसे यूज होता है कि अगर आप इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जा रहे हो तो पॉजिटिव, तो आप देखो ये वाला जो आपका रिफ्लेक्शन हो रहा था ये साइड आपकी निगेटिव थी, लेकिन अब ये जो रिफ्रैक्शन हो रहा है लेंस से, जो लेंस से इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये जो साइड है इसके लिए ये 10 पॉजिटिव है. अगर आप नेगेटिव रख देंगे गलत आ जाएगा, वो गलत आंसर नहीं मिलेगा. तो यहां पे 10 कैसा हुआ? इधर ही आ रही है, प्लस 10 होना चाहिए. गॉट इट? ये कंफ्यूजन, ये साइन कन्वेंशन आपसे गड़बड़ हो सकता है. इस साइन कन्वेंशन के कंफ्यूजन से बचने के लिए ये ही मैंने ये क्वेश्चन लिया था, और इस तरह के क्वेश्चन जेईई मेंस में हो जाते हैं. इसलिए इस पैटर्न को आप ध्यान रखेंगे कि किस तरह से हम इसको पैटर्न को याद रखेंगे कि अगर इंसिडेंट रे किसी पर्टिकुलर चीज में चेंज करती है तो आपको साइन कन्वेंशन अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ेगा, और वो ये 10 अब पॉजिटिव हो गया. इसके दोबारा जो हो रहा है ये पॉजिटिव है, वो नेगेटिव है. अब देखिए इसका सॉल्व करके कहां पहुंचते हैं हम लोग. तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/v इज इक्वल टू 1/15, और ये -10 है तो प्लस 1/10 आ जाएगा. अब जब ये प्लस 1/10 आएगा तो देखें आगे क्या होगा. 1/v इज इक्वल टू, दिस इज 30 LCM 2 plus 3, so 1/v is equal to 5/30, तो v is equal to plus 6 centimeter. Got it? Now the v is
+6 सेंटीमीटर। तो +6 सेंटीमीटर क्या है, पॉजिटिव कौन सा था? अब आप फिर से उल्टा ले सकते हो, नहीं, साइन कन्वेंशन हमारा चेंज हो चुका है, चेंज हो चुका है, तो +6 सेंटीमीटर ये रे यहां आएगी, कन्वर्ज होगी, ये डिस्टेंस 6 होगी, तो यहां 6 सेंटीमीटर इज द फाइनल आंसर। 6 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस, 16 सेंटीमीटर फ्रॉम 16 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर। यस, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट राइट, यानी लेफ्ट ऑफ द लेंस और लेफ्ट ऑफ द मिरर। सो लेट्स सी आंसर मुझे क्या करना चाहिए। तो आंसर करने के लिए अपन बैक चलते हैं। इमेज कैसी बनी थी, रियल, तो वर्चुअल वाले कट किए जा सकते हैं, वर्चुअल नहीं यूज करेंगे, वर्चुअल नहीं, रियल एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, रियल एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। तो अभी हम लोग ने देखा था रियल एट ए डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। गॉट इट? सो दिस इज द आंसर, 16 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। चलिए, समझ में आ गया? दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं? वेरी गुड। आप फिर से इसको प्लेबैक करिएगा, देखिएगा कहां गड़बड़ हो रही थी, कहां माइनस और प्लस में गड़बड़ हो रही थी, और किस चीज को आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन को 2-3 बार आप जरूर सॉल्व करें अपने आप से। ओके, वेरी गुड, मार्वेलस। चलिए फिर आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत 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 इजी। ये आपका डिस्प्लेसमेंट मेथड आपने पढ़ा होगा, तो जिसमें डिस्प्लेसमेंट मेथड में हम 2 पोजीशन के लिए इमेज निकालते हैं। ये उसके साइज का है, आसान सा क्वेश्चन है, काफी पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने यहां पे लिया है। सो देखिए, 16 सेंटीमीटर लॉन्ग इमेज, ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड एट द बाय अ कन्वेक्स लेंस ऑन अ स्क्रीन, मूविंग द लेंस विदाउट चेंजिंग द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट नहीं चेंज किया, स्क्रीन नहीं चेंज की। अब दूसरी हमें 9 सेंटीमीटर पे पहली 16 सेंटीमीटर की हाइट की इमेज मिल रही थी। फिर लॉन्ग इमेज इज फॉर्म्ड अगेन ऑन द स्क्रीन, उसी स्क्रीन पे। तो डिस्प्लेसमेंट मेथड है, इसमें साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज रूट ऑफ I1 इंटू I2। बहुत ही आसान सा है। यहां पर I1 आपको 16, 9, 144, ऑब्जेक्ट साइज कितना मिला, 12 सेंटीमीटर। वेरी इजी क्वेश्चन, यहां से आंसर आ गया। ओके, बहुत आसान है, आपको याद रखना है कि डिस्प्लेसमेंट इमेज में, या अगर डिस्प्लेसमेंट मेथड का नाम भी नहीं लेते हैं और सीधे आपसे पूछा जाता है कि ऑब्जेक्ट और स्क्रीन या जिस जगह पर इमेज फॉर्म हो रही है वो फिक्स है, सिर्फ हम लेंस की पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, तो ये डिस्प्लेसमेंट वाला केस है, और इसमें ऑब्जेक्ट का साइज रूट I1 इंटू I2 से दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, नाउ वेरी गुड क्वेश्चन। यस, इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार जेईई मेंस में देखने को मिले हैं। इसमें फोकल लेंथ तो निकाल लेते हैं, लेकिन इंटेंसिटी में प्रॉब्लम होती है। तो इंटेंसिटी को हम लोग कैसे टैकल करेंगे, बहुत सिंपल सा है। थिन लेंस, और थिन लेंस में फोकल लेंथ आपको f दी हुई है, अपर्चर का डायमीटर डी हुआ है d, अपर्चर जहां से लाइट रेज इंसर्ट हो रही हैं, इधर से भी अगर आप देखें तो ये होता है डायमीटर, जिसको आप d कहते हो। इट फॉर्म्स एन इमेज इंटेंसिटी I। तो इमेज की इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, इमेज की इंटेंसिटी डिपेंड करती है नंबर ऑफ रेज, जितनी रेज से वो फॉर्म हो रही है। तो नंबर ऑफ रेज किस पे डिपेंड करेंगी, लेंस से पास हो रही हैं। लेंस के कहां से पास हो रही हैं, सरफेस एरिया। यानी हम रफली कह सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ इमेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस ऑफ द लेंस, या अपर्चर, एरिया ऑफ अपर्चर ऑफ द लेंस। तो एरिया ऑफ अपर्चर को यहां चेंज किया गया, फिर कहा के बीच में से d/2 पार्ट कट कर दिया। d/2 पार्ट का मतलब इतना कट कर दिया। यहां से अगर आप देखें तो आपसे कहा है कि ये d/2 पार्ट कट कर दिया। पहले अगर एरिया था टोटल a, अभी आपने उसमें से कितना निकाल लिया, माइनस कितना कर दिया, a/4। एरिया नया कितना बचा, 3a/4, राइट। तो अब जितनी रेस पहले जा रही थी ए एरिया से,
अब वो जो a/4 हटा दिया गया है वो रेज नहीं जा रही हैं, या उस एरिया को ब्लॉक कर दिया गया है तो वो रेज ब्लॉक हो गई हैं। अब जो रेज जा रही हैं वो सिर्फ पहले की 3/4 जा रही हैं। दैट मीन्स इंटेंसिटी ऑफ इमेज चेंज होगी, यस। पोजीशन चेंज होगी कि नहीं ये भी पूछा जा सकता है, तो वो भी देखें। क्या फोकल लेंथ में चेंज आएगा? नहीं, क्योंकि फोकल लेंथ का फॉर्मूला अपने पास 1/f म्यू माइनस 1 एंड 1/r1 माइनस 1/r2 होता है, राइट? यानी सिर्फ R1 R2 पे डिपेंड किया, म्यू पे। यहां पे ना तो म्यू चेंज हुआ ना रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज हुई। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं चेंज हुई, म्यू चेंज नहीं चेंज हुआ, तो माय डियर स्टूडेंट्स क्या होगा? बिल्कुल सही, फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर फोकल लेंथ में चेंज नहीं आएगा तो पोजीशन में चेंज नहीं आएगा, लेकिन इंटेंसिटी में नंबर ऑफ रेज की वजह से चेंज आ जाएगा। तो इंटेंसिटी होगी 3I/4 और फोकल लेंथ होगी सिर्फ f, तो आपको यहां पे करेक्ट ऑप्शन मिलता है। ओके, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या है अपने पास। यस, सिमिलर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। अब प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस को एक को कट किया, अगर ये कट किया गया है तो इसके हाफ लेंस को अगर देखें तो इस हाफ लेंस की, इसकी फोकल लेंथ अगर आप f मानते हो, अगर इसकी फोकल लेंथ आप f मानते हो तो इसकी फोकल लेंथ 2f हो जाएगी, राइट? अब अगर 2f फोकल लेंथ को आप इस तरह से जोड़ दो या इस तरह से जोड़ दो या इस तरह से जोड़ दो, अल्टीमेटली दोनों लेंस से रे पास हो रही है। अगर दोनों लेंस से रे पास हो रही है यानी दोनों की पावर यूज हो रही है, चाहे हम ऐसे रखें चाहे ऐसे रखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गॉट इट? यस। अगर इससे फर्क नहीं पड़ता यानी दोनों की इसमें फोकल लेंथ f ही रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो द रेशियो ऑफ द फोकल लेंथ इन 3 केसेस 1 1 1। वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलिए यहां पे बात निकली है तो हम एक बात को बताते जाएं। अगर आप इस लेंस को ऐसे कट कर दोगे, ऐसे कट करने पर फिर आप देखो कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज नहीं हुआ, इस टोटल की फोकल लेंथ है f, तो इसकी फोकल लेंथ भी होगी f। गॉट इट? यस। अब अगर आप इस लेंस को ऐसे काट के रखो और इस लेंस को ऐसे काट के रखो, तो आपने दो लेंस रखे ना, तो अब 2 बार यूज हो रहा है, रे इससे भी जाएगी और फिर इससे भी जाएगी, तो फिर से आप 1/f प्लस 1/f यानी टोटल 1/F ये फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको यहां से क्या मिलेगा? 2/f यानी f/2। तो इसकी कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ होगी f/2। गॉट इट? फिर लेकिन अब वेरी इंपॉर्टेंट यानी स्टार पॉइंट। स्टार पॉइंट क्या है? ये देखो भाई जादू, कि अगर आपने इसको ऐसे रख दिया, बिना गैप के मिला दिया, तो इस कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ क्या हो जाएगी बच्चों? नहीं, अब f/2 नहीं, अब इसकी फोकल लेंथ हो जाएगी इनफाइनाइट और पावर हो जाएगी 0। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि इसका एक्सिस इधर है, लाइट रे इधर आएगी, इसका डेविएशन ये नीचे करेगा, लाइट रे इसमें जाएगी, इसका डेविएशन ऊपर, क्योंकि एक्सिस इधर है, तो दोनों का अपोजिट डेविएशन है, अपोजिट एक्सिस है, इस वजह से वो नलीफाई होगा और इसकी फोकल लेंथ इंफिनिटी और पावर 0 होगा। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस बात को आप याद रखेंगे। ऑल द बेस्ट। ओके, चलिए फिर आगे चलते हैं। ये भी वेरी गुड क्वेश्चन, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर अगेन। इसमें भी आपको रे डायग्राम से ज्यादा चीजें मिलेंगी। अभी हम आपको क्वेश्चन बता देते हैं। व्हाट इज द क्वेश्चन? देयर इज एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस। अब कन्वेक्स लेंस से 15 सेंटीमीटर पर है और देन आफ्टर क्या कहा जा रहा है? फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस इज 10 सेंटीमीटर। ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस अ कन्वेक्स मिरर इज प्लेस्ड at its focus that the image formed by the combination coincide with the image। तो ऐसा कैसे होगा? यहां से जहां इमेज बनेगी ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा, तो जहां पे इंसिडेंट हो रही है जिस पाथ से उसी पाथ पे रिट्रेस कर जाएगी, ऑब्जेक्ट और इमेज कॉन्साइड होंगे। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो आपने
डिस्टेंस, सबसे पहले क्वेश्चन जो कह रहा है उस क्वेश्चन को फ्रेम कर लेते हैं। क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर फ्रॉम कन्वेक्स लेंस। तो हमने ये ऑब्जेक्ट लिया, यहां से 15 सेंटीमीटर में डिस्टेंस है, 15 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ इसकी 10 है, राइट। तो अब आपको देखना है कि ये इमेज कहां फॉर्म करेगा, उसके लिए आप सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। दिस इज द लेंस फॉर्मूला, यू नो ऑलरेडी वेरी वेल, ओके। सो 1/f, f is 10, 1/v, what we here, dear students, have to find minus 1/u is given as minus 15. So 1/v is equal to 1/10, ये प्लस होगा, इधर आके माइनस, तो 1/15। एलसीएम 30, 3, 2, तो 1/30, v कितना मिला बच्चों? 30 सेंटीमीटर, यानी v कितना मिल रहा है? 30। तो ये जो लाइट रे ऐसे जाएगी वो यहां पर 30 सेंटीमीटर पर इमेज बनाने की कोशिश करेगी। अब आपसे क्या कहा गया है कि फोकल लेंथ या फोकस, इसकी फोकस है 10, तो इसका फोकस कहां हुआ? 10। तो 10 सेंटीमीटर पर यहां पर अब एक मिरर, और मिरर कैसे रखा जाएगा? मिरर ऐसे रखेंगे, इस तरह से। तो ये अगर रिट्रेस, तो इसी पाथ पे गया है और इसी पाथ पे इसको क्या होना है? रिटर्न, तभी तो यहां पे जाके इमेज बनेगी फाइनल। तो इसी पाथ पे रिटर्न 90 होना चाहिए। 90 होने के लिए रेडियस होना चाहिए। रेडियस इसकी कितनी होगी? अब ये 10 है, ये 30 है, तो कितना बचा? 20। अगर रेडियस 20 है तो फोकल लेंथ क्या होगा? r/2, मतलब 10 सेंटीमीटर। आंसर हियर, ठीक है। तो जब भी आपसे कहा जाए ऑब्जेक्ट इमेज को कोइंसाइड करता है, आपको कुछ ऐसा करना है कि जो इमेज बनाने वाली फाइनल लाइन है, जो मिरर से रिफ्लेक्ट हो रही है, वो अपने ही पाथ को रिट्रेस करे। और अगर अपने पाथ को रिट्रेस करेगी स्टूडेंट्स, तो क्या होगा? वो बैक आएगी। बैक आने के लिए उसको उसी मिरर पे इंसिडेंट होना है नॉर्मली। नॉर्मल इंसिडेंट करा दो, अपने ही पाथ पे रिट्रेस हो जाएगी, वापस चली जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन का ये कंसेप्ट है जिसको आप याद रखेंगे, ओके। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। ओके, तो वेरी वेरी ऑल द बेस्ट फॉर जेईई मेंस। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स अपना खत्म होता है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के लिए मूव ऑन करेंगे, ओके। ऑल द बेस्ट, गुड डे।